am Deepmala Sharma, working as lecturer in English with Department of School Education, Haryana. In today's lesson, we are going to discuss a very important topic from our writing skills, that is paragraph writing. Paragraphs help us organize our thoughts to communicate better the information we want to convey. Paragraphs are also used to help to break down lengthy write-up into small meaningful fragments. In this way, paragraphs help us organize our thoughts as well as they provide a good structure to our write-up. So, it is a very must to learn how to write a good paragraph. In your exams too, question based on paragraph writing is asked compulsorily. It is of 5 marks and it falls under section B, that is writing skills. So, in this lesson, first of all, we'll discuss all about paragraphs, like what are paragraphs, how to write a good paragraph, what is the perfect format to write a good paragraph, and in the end of this lesson, I'll provide you with a solution of last year's board's exams question based on paragraph writing. So, let's start and come to the slides. पैराग्राफ राइटिंग। आज के इस लेसन में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ लिखने के लिए क्या फॉर्मेट हमें एग्जाम में फॉलो करना है इसे समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ के लिए, एंड फाइनली आपसे मैं डिस्कस करूंगी कुछ एग्जाम्पल्स, ये सोल्ड एग्जाम्पल्स होंगे एंड दीज आर बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर्स बोर्ड्स एग्जाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ दरअसल कहते किसे हैं, पैराग्राफ क्या होता है। देखिए, पैराग्राफ अ नॉन फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग which describes any particular incident or discusses a theme or a social concern. A series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic is called paragraph. तो देखिए, पैराग्राफ जो है वो एक नॉन फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग होता है। अब नॉन फिक्शनल, पहले आप इसे समझिए। फिक्शनल, ये जो वर्ड है ये बेसिकली फिक्शन वर्ड से बना है एंड फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, यानी कल्पना। यानी कल्पना पर आधारित तो हो गया फिक्शनल, लेकिन यहाँ हम कल्पना की या इमेजिनेशन की बात ही नहीं कर रहे। हम इसे बोल रहे हैं कि इट्स अ नॉन फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग का ऐसा पीस जो कि नॉन फिक्शनल है, जो कि कल्पना पर, इमेजिनेशन पर आधारित नहीं है। कल्पना क्या है? विच इज नॉट रियल। ओके, जो हम ऐसे अपने माइंड में सोच लेते हैं, विच इज नॉट एक्चुअल। लेकिन यहाँ पर हमें जो चीजें लेनी है, दोज ऑल आर based on real facts, those all are actually happening, right? तो ये हो गया हमारा नॉन फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग, और ये डिस्क्राइब करेगा किसे, या तो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को, यानी कि किसी भी एक विशेष घटना को, राइट? या फिर ये डिस्कस करेगा किसी एक थीम को, ये थीम कोई भी जनरल थीम हो सकता है, या किसी भी सोशल कंसर्न को डिस्कस कर सकता है। सोशल कंसर्न यानी कि सामाजिक मुद्दे, कि ऐसी बातें जो हमें समाज की ओर से अफेक्ट करती हैं, राइट? या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट या घटना हो सकती है जिसके बारे में हमें अपने थॉट्स लिखने होते हैं, एंड दीज आर ऑल रियल, दीज आर ऑल एक्चुअल। See, a series of sentences that are organized and coherent का क्या मतलब है? Series of sentences, अब कुछ sentences होंगे पैराग्राफ में, right? A paragraph contains some sentences and those sentences are organized and coherent. ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट का मतलब समझिए। आप देखिए, किसी भी इंसिडेंट के बारे में, किसी भी सोशल या जनरल थीम के बारे में, टॉपिक के बारे में हमसे जब पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है तो हम कुछ थॉट्स अपने माइंड में लेकर चलते हैं। हमारे किसी चीज के प्रति कोई ओपिनियन हो सकती है, हमारे विचार हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ वे ऑफ थिंकिंग जो है हमारी वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन उन सब थॉट्स को, उन सब आर्ग्यूमेंट्स को, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारी जो भी कंसर्न्स हैं, उन सबको अगर हमें कोहेरेंट वे में लिखना है, कोहेरेंट का मतलब क्लियरली, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखना है, लॉजिकली लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है, तो यहाँ हम बात कर रहे होते हैं पैराग्राफ राइटिंग की। एंड और ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पैराग्राफ आपने लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग जब आप कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही
सिंगल टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। इसमें आपको अपने टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना होता, अपने टॉपिक से डेविएट नहीं करना होता। जो कुछ भी बातें आप अपने पैराग्राफ में लिखोगे वो सब बेस्ड होगी एक सिंगल थीम पे, एक सिंगल टॉपिक पे। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका पैराग्राफ। अब पैराग्राफ समझने के बाद बारी है कि एग्जाम में जब पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उसको लिखने के लिए, उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। तो चलिए फॉर्मेट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पैराग्राफ शुड हैव अ हेडिंग और अ टाइटल। तो ये तो मस्ट है कि पैराग्राफ को लिखने से पहले आपको उसकी हेडिंग लिखनी है, उसका टाइटल लिखना है, उसका एक उपयुक्त शीर्षक देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शीर्षक या टाइटल हम कैसे लिखेंगे। बेटा देखिए, जो आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डायरेक्टली गिवन होता है टॉपिक कि आपको इस टॉपिक के ऊपर अपना पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो वो टॉपिक आप एज इट इज अपने हेडिंग में और टाइटल में यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही आसान चीज है कि हमने अपने हेडिंग या टाइटल से अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करना है। अब जब आप हेडिंग या टाइटल लिख रहे हैं तो ये तो बात आपको पता ही है कि दैट शुड बी आई कैची, ओके, कि एकदम आंखें जो है एकदम उसको देखते ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो, वो आई कैचिंग हो, यानी कि एकदम से देखते ही जो रीडर है या व्यूअर है उसका ध्यान जाए कि भैया क्या लिख रखा है, क्या टाइटल है, क्या हेडिंग है। तो इस चीज के लिए आप हेडिंग और टाइटल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओगे। एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए ये टिप है कि आप उसे बोल्ड कर सकते हैं। सारे के सारे आप बोल्ड लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते। आपको जैसे एग्जाम में जो आपका टाइटल है गिवन है, आपको बिल्कुल वैसा का वैसा अगर आप टाइटल लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे आप बोल्ड कीजिए या उसे आप क्या कर सकते हैं, जी हाँ, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि एकदम से देखते ही उसकी ओर ध्यान जाए कि किस बारे में आप अपना पैराग्राफ लिखने वाले हो। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इट शुड हैव अ बाय लाइन। तो जो आपका पैराग्राफ है, टाइटल को लिखने के बाद आप लिखेंगे बाय लाइन। अब ये बाय लाइन क्या है, देखिए इन सब पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग स्लाइड्स पर, लेकिन इस समय आप समझिए कि बाय लाइन क्या है। बाय लाइन बिल्कुल सिंपल सी बात है, बाय का मतलब के द्वारा, मीन्स किसने ये जो पैराग्राफ है ये लिखा है, राइट। तो राइटर का नाम जो है बेसिकली ये आपको बाय लाइन में देना होता है कि हु इज द राइटर ऑफ दिस पैराग्राफ। वो जो राइटर है वो या तो आपको एग्जाम में दे रखा होता है कि आपको अपने आप को ये इमेजिन करना है, एज्यूम करके चलना है, आपका एक नाम दिया हुआ होता है, उसके अंदर वही नाम आपने लेना है। सपोज कीजिए लिखा हुआ हो सकता है कि यू आर अमित, अमिता, ओके। तो जो बॉयज हैं वो अमित ले लेते हैं एंड जो गर्ल्स हैं वो बाय अमिता लिख सकती हैं। ये जो बाय लाइन है ये जस्ट पैराग्राफ के नीचे आती है। सपोज कीजिए कि आपको कोई भी बाय लाइन के हिसाब से आपको राइटर का नाम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसके लिए XYZ या ABC कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको बाय लाइन लिखनी जरूर है क्योंकि इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं पैराग्राफ का फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जो चीजें आपको बताई जा रही हैं बेटा, आपको उन सभी चीजों का ध्यान रखना है और उन सभी रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई दैट इज कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ के लिए एक सूटेबल हेडिंग या टाइटल देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में दिया हुआ होता है, लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ तो आपको स्टेटमेंट को पढ़कर अपने लिए बिल्कुल जो सूटेबल टाइटल है उसे लेना होता है, लिखना होता है। बोल्ड करके लिखोगे या फिर उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद हमें लेनी है एक बाय लाइन, मीन्स वो जो टाइटल है यानी कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये किसने लिखा है, आपको बेसिकली यहाँ पर बाय ये वर्ड और फिर उसके बाद आप हाइफन लगाएंगे छोटा सा एंड देन आप लिखेंगे राइटर का नाम। अब चलिए फॉर्मेट में हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं। अ पैराग्राफ एक्सप्लेन्स वन आइडिया इन डिटेल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ में केवल एक सिंगल टॉपिक होता है, एक सिंगल थीम के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है, तो इसमें एक सिंगल आइडिया को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक सिंगल टॉपिक के ऊपर और फिर उसके बाद हमें पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा, द बेसिक पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक पैराग्राफ में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। एंड ये जो टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ये होती है दरअसल हमारे पैराग्राफ की बॉडी।
तो देखिए सबसे पहले हो गया हमारा टाइटल या हेडिंग, फिर बायलाइन एंड फिर उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है। और बॉडी जो है दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, राइट। बॉडी को हम किस तरह से डेवलप करेंगे उसके लिए मैंने बॉडी को इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का क्या मतलब है? टॉपिक सेंटेंस का मतलब है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, ओके, उसी को हमने पैराफ्रेज करके अपना टॉपिक सेंटेंस बनाना होता है। इसका बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अपने टॉपिक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, राइट। फिर सेकंड थिंग इज सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है जिस बारे में आप लिख रहे हो उसके सपोर्ट में आपको जो भी कुछ बातें हैं, ओके, उन सबको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, कोई ओपिनियंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, कॉजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, ओके, तो इलैबोरेट करना है आपको उस टॉपिक को इस पार्ट में, सपोर्टिंग डिटेल्स में। एंड फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस का क्या मतलब है कि आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन समझ में आते हैं, कैसे आप कंक्लूड करोगे अपने पैराग्राफ को, तो ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को और अच्छे से डिटेल में क्लियर करते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ पैराग्राफ में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था दैट इज द हेडिंग। हेडिंग या टाइटल एक ही बात है, शीर्षक यानी कि। तो देखिए हेडिंग जो है वो क्या है और हमें किस तरह से हेडिंग प्रोवाइड करनी होती है पैराग्राफ में। द हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ शुड बी एंगेजिंग। जो हेडिंग है पैराग्राफ की वो एंगेजिंग होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 to 6 वर्ड्स। एंड ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जो हेडिंग है या जो टाइटल है, ये जो टॉपिक है आपके पैराग्राफ राइटिंग का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में गिवन होता है। और जब आप हेडिंग लिखते हो तो वो बहुत ही एंगेजिंग होनी चाहिए। एंगेजिंग होने का क्या मतलब है कि एकदम से ये पता चले कि यस यही वो टॉपिक है जिसके बारे में हम इस पैराग्राफ के अंदर आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। तो इट शुड बी एंगेजिंग। जो कुछ भी आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपकी हेडिंग या टाइटल होना चाहिए। और 4 to 6 वर्ड से ज्यादा बड़ी आपने नहीं रखनी होती हेडिंग। टाइटल जो है वो कंसाइज्ड लिखना होता है आपने, तो 4 to 6 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। Make sure your heading doesn't have any spelling mistakes or grammatical errors. आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी हेडिंग के अंदर, टाइटल के अंदर किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या ग्रामर एरर्स भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। Don't use unnecessary punctuation marks in the heading. और हमें unnecessary punctuation marks को भी यूज नहीं करना है अपनी हेडिंग में। तो बहुत ही कंसाइज्ड वे में, without committing any grammatical mistakes or any spelling mistakes or any other mistake related to punctuation mark आपको प्रोवाइड करनी है सबसे पहले आपके पैराग्राफ की हेडिंग या टाइटल। अब जो पैराग्राफ की हेडिंग और टाइटल है आप समझ सकते हो कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले तो जो आपका एग्जामिनर है या कोई भी व्यूअर है, रीडर है, वो सबसे पहले आपका टाइटल पढ़ेगा, राइट। टाइटल से ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो आपका पैराग्राफ लिखने वाले हो आप ये किस बारे में है। और अगर उसको इंटरेस्ट होगा उस टाइटल में तभी वो आपके पैराग्राफ को पढ़ने वाला है। इसलिए जो आपका हेडिंग है या टाइटल है इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, एकदम टू द पॉइंट आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ओके, एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। अब देखिए सेकंड थिंग इज बायलाइन। बायलाइन इज नथिंग बट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द पैराग्राफ, राइट। तो बायलाइन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट उस पर्सन का नाम है जो कि आपके पैराग्राफ को लिख रहा है। The name of the person will be generally given in the question paper itself. Okay? Name of the person भी जो है वो ज्यादातर क्या होता है कि पेपर के अंदर दे रखा होता है। ज्यादातर ये लिखा होगा कि you are हिमांशु और हिमांशी, right? You are मुकेश, you are अनुभव, ओके, अभिलाषा, अभिनव, कुछ भी नाम आपको गिवन हो सकता है एंड आपको सेम वही नाम अपनी बाय लाइन में यूज करना है। बाय ये वर्ड लिखना है, उसके बाद हाइफन लगा के आप उस नाम को वहां पर मेंशन करोगे। द नेम ऑफ द पर्सन विल बी जनरली गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो है आपको नाम नहीं दे रखा होता राइटर का, तो उस समय आपने क्या करना है, देन राइट डिटेल्स एज ABC और XYZ एटसेट्रा। तो आप बाय के बाद या तो ABC लिखिए या XYZ लिखिए, ओके, लेकिन आपने लिखना जरूर है, ओके, यानी कि अगर नाम दे रखा है तो भी ठीक है, आपको वही नाम यूज करना है पेपर में,
और अगर आपको नाम नहीं दे रखा है तो आप ABC या XYZ में से कुछ भी लिखेंगे, लेकिन बाय के बाद आप राइटर का नाम जरूर लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक टिप है यहाँ पर मेरे पास आपके लिए बेटा, इसे ध्यान से देखिए। Candidates are not supposed to mention any of their personal details while attempting the answers in the exam. अब देखिए बेटा, ये क्या बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो पेपर में गिवन होता है राइटर का नाम, या फिर आपको ABC XYZ लिखना है। तो ABC XYZ क्यों लिखना है? आप अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एग्जाम में ये कंडीशन होती है कि आपको अपनी जो प्राइवेसी है, ओके, उसको बना के रखना है, आपको उसे लीक नहीं करना है। ओके, तो कैंडिडेचर जो है आपकी इससे कैंसिल भी हो जाती है, एंड इसीलिए यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर नेम or any other particular in the exam while attempting the answer. तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये केवल हमारे इंग्लिश के एग्जाम के लिए या पैराग्राफ राइटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि सभी टॉपिक्स के लिए आपकी ये बात रहेगी। दूसरे अदर टॉपिक्स जो है हमारे राइटिंग स्किल्स है, जैसे नोटिस राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ओके, सभी टॉपिक्स में रिपोर्ट राइटिंग है। हमें जैसे राइटर का नाम जहाँ जहाँ पर लिखना होता है, वहाँ पे हमें अपना खुद का नाम, कैंडिडेट को अपना नाम, मीन स्टूडेंट्स हैं आप सभी, आपको अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं करना होता। और इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पेपर में राइटर का नाम गिवन नहीं है तो आप ABC XYZ लिख सकते हो, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू राइट योर ओन नेम, राइट? सो कीप इट इन माइंड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर फॉर्मेट, एंड दैट इज बॉडी. The body is the main part of article writing, which carries more weightage of marks. Generally, the body of the paragraph consists of 3 parts. अब जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो सबसे लेंथी भी रहेगी, क्योंकि हमारा टाइटल हो गया, ओके, जो कि हमने केवल 4 to 6 वर्ड्स पे लिखना है। फिर उसके बाद हमने अपनी बाय लाइन लिख दी, राइट? बाय लाइन पे कितनी बड़ी होगी? कोई खास बड़ी नहीं, बाय वर्ड आएगा और एक राइटर का नाम आएगा। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे पैराग्राफ का, दैट इज द बॉडी, ओके। मेन बॉडी जो है उसे हमें अब समझना है कि किस तरह से डेवलप करोगे आप अपनी बॉडी को। और इसीलिए पैराग्राफ में जब भी बॉडी लिखी जाती है तो उसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं वो। पार्ट फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। ये मैंने टॉपिक सेंटेंस के हिसाब से पहले आपसे इंट्रोड्यूस किया था और इसे हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सो part 1 of the body is the introduction to the paragraph. It should define the title, hence it is also called as topic sentence. अब जो part 1 है हमारी बॉडी का वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू द पैराग्राफ। किस चीज को इंट्रोड्यूस करना है आपने इस पैराग्राफ में, इस पार्ट में? हाँ जी, पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने टाइटल को, अपने हेडिंग को, अपने टॉपिक को, जिसके ऊपर आप अपना पैराग्राफ लिख रहे हो। Precisely explain what the paragraph is talking about. तो यहाँ पे आपको जनरली ये बात बतानी होती है कि आपका जो पैराग्राफ है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ओके? और इसलिए आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, that should be very clear. This prepares the reader for what is coming. ओके, सो इट शुड बी क्लियर। लोगों को ये लगता है कि पढ़ने के बाद अरे अच्छा इसके बारे में है ये आर्टिकल, इसके बारे में है ये पैराग्राफ, तो इसलिए जो है उसे बहुत ही क्लियर होना चाहिए। प्रिसाइसली एक्सप्लेन व्हाट द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। ओके, बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इस पैराग्राफ में क्या बताने वाले हो। ट्राई गिविंग सम कोटेशंस और फ्राइटफुल फैक्ट्स टू एक्साइट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। अब देखिए क्या बात है ये कि हमने हेडिंग दे दिया, ओके, टाइटल दे दिया, उसको बड़ा आई कैची बनाने के लिए हमने उसे बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, राइट? एंड दिस पैराग्राफ इट कैन ओपन ड्रामेटिकली एज वेल, राइट? आपकी जो इंट्रोडक्शन है अगर वो भी धमाकेदार होगी तो जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ओके? तो आप इसको बहुत ही इफेक्टिव कैसे बना सकते हो? आप कुछ कोटेशंस डाल सकते हो या कुछ फ्राइटफुल फैक्ट्स डाल सकते हो। कोटेशन किसी भी फेमस राइटर की कोटेशन हो सकती है, ऑथर की कोटेशन हो सकती है, या फिर आप इसके अंदर कोई एनेक्डोट से शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप कुछ फ्राइटफुल फैक्ट्स मींस ऐसे डेटास उसके अंदर डाल सकते हो जो काफी अलार्मिंग है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, राइट? तो इस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन को आपने अट्रैक्टिव बनाना है, इफेक्टिव बनाना है कि रीडर्स की क्यूरियोसिटी डेवलप हो, वो आपके पैराग्राफ को पढ़ने में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें और फिर फर्दर वो आपके पैराग्राफ को पढ़ें, राइट? तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन है इट शुड बी क्वाइट इफेक्टिव एंड यू हैव टू राइट इट इफेक्टिवली सो द रीडर्स इंटरेस्ट में डेवलप।
Now come to second part of the body, and that is detailed description. Part 2 of the body of the paragraph must come with a complete analysis of the subject matter in question, including causes and effects of the problem. You have to provide all the supporting details here. So, अब जो सेकेंड पार्ट है आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन का, इसमें बेसिकली आपको सभी मेजर स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, जो भी आपका टॉपिक है आपको उसमें उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको उसे डिटेल में यहाँ पर लिखना है, इलैबोरेट करना है। इसमें आप अपने कुछ भी आइडियाज उस बात के बारे में बता सकते हो, उस टॉपिक के बारे में बता सकते हो। आप अपने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं आप वो मेंशन कर सकते हो, एविडेंसेस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, और इस तरह से आपने सारे के सारे जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। बेसिकली क्या करना है आपने कि जो भी कोई टॉपिक है आपका, जिसे आपने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट द रीडर्स आर गोइंग टू रीड अबाउट ओके फर्दर इन दिस पैराग्राफ, बस आपको उसे डिटेल में इलैबोरेट करना है, डिटेल में डिस्क्राइब करना है इस पार्ट में, दैट इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन। एंड इसीलिए इसको क्या बोला हमने, सपोर्टिंग डिटेल्स। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक सेंटेंस का मतलब इंट्रोडक्शन, एंड देन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक यू विल प्रोवाइड ऑल द सपोर्टिंग डिटेल्स। इट कैन बी योर कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम, इट कैन बी योर ओपिनियन okay about this topic, right? So all these things you have to provide as supporting details in your detailed description of the body. अब जो बॉडी है उसका एक और पार्ट हम रखेंगे, and that is the concluding part, that is conclusion. Part 3 of the body of the paragraph is commonly known as concluding part. अब जो बॉडी का जो हमारा फाइनल पार्ट है that is called as concluding part, क्योंकि यहाँ पर आपने conclusion प्रोवाइड करना है। The conclusion paragraph should speak about the problems raised and what are actions taken for the betterment of the problem. तो concluding paragraph के अंदर आपको कुछ ये बताना होता है कि क्या प्रॉब्लम रेज हुई थी, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज तक क्या क्या मेजर्स करे गए हैं, क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं। तो बेसिकली हमें इसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं, कुछ सजेशंस प्रोवाइड करनी होती हैं। आपको ये बताना है कि भी किस तरह से जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व किया जाता है। अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में आपका पैराग्राफ नहीं है तो आपको जस्ट उसे कंक्लूड करना है कि भी आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया आपको वो कैसा लगा और आप आगे क्या करना चाहोगे। This part should be simple and precise and it should end at a positive note. Now this thing, positive note is very important here कि आपको जब भी कंक्लूड करना है अपने पैराग्राफ को तो आपको एक होप फॉर द फ्यूचर उसमें बतानी है। पॉजिटिव नोट का मतलब क्या है कि आपने एकदम पॉजिटिव एंडिंग उसकी कर दी है। ओके, सपोज कीजिए आपने कोई प्रॉब्लम बताई और उसके बाद फिर आपने उसके सॉल्यूशन सजेस्ट कर दिए, सजेशंस दे दिए, तो इस तरह से आप उसे कंक्लूड करोगे कि भी अगर हम इन सब मेजर्स को फॉलो करें, इन सब सजेशंस को फॉलो करें तो हम वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। या फिर किस तरह से हम किसी एग्रीवेटेड प्रॉब्लम को, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे किस तरह से सुलझाएं, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। अब तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब तक अथॉरिटीज ने क्या किया है, अब तक हम सब ह्यूमन बींग्स ने एज ह्यूमन बींग्स क्या किया है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हो, सजेशंस बता सकते हो, सॉल्यूशंस बता सकते हो, एंड इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को कंक्लूड कर सकते हो। बट कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू एंड योर problem or paragraph with a positive note. You have to provide a hope for the future. It can be a call for action. Okay? तो प्रॉब्लम को हमेशा हम अपने पैराग्राफ को पॉजिटिवली एंड करेंगे, फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी सी होप एंड वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए हम अपने पैराग्राफ के अंदर ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इसे हमने कंक्लूड करना है, किस तरह से हमने इसको फाइनलाइज करना है। एंड with this we come to our next part. Now here I will provide you with some tips and tricks, okay, how to write a good paragraph. तो एक बहुत ही अच्छा सा पैराग्राफ लिखने के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन्हें मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब तक आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आपको एक टॉपिक एग्जाम में गिवन होगा जिस पर आपने अपना पैराग्राफ लिखना है। हो सकता है कि आपको राइटर का नाम भी एग्जाम में गिवन हो, तो एक हेडिंग आप सबसे पहले उसके लिए देंगे, बायलाइन लिखेंगे राइटर, एंड फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को, मेन पार्ट को लिखेंगे जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस किया, फिर हमने पूछा समझा कि सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं,
एंड फाइनली हमने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया विद कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब देखिए क्या टिप्स हो सकती हैं इन सब चीजों को एग्जाम में लिखते टाइम। ऑलवेज कीप अ फ्यू जनरल कोट्स हैंडी। अब ये बात मैं आपको यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि यू हैव टू कीप अ फ्यू जनरल कोट्स हैंडी। देखिए यू हैव टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। ओके, अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो आप कुछ ना कुछ ऐसे कोट्स होंगे, ऐसे कोटेशंस होंगे जिनको आप बहुत ही अच्छा मानते होंगे, बहुत ही अच्छा कंसर्न आप उनसे रखते होंगे, तो आप उन्हें याद कर लीजिए, आप उन्हें मेमोराइज कर लीजिए। किसी भी फेमस ऑथर की कोई सेइंग है, किसी भी फेमस पोएट की कोई पोएम की लाइंस हैं। ओके, अब कोट्स के हिसाब से आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं कि जैसे पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, इज देयर एनी सॉल्यूशन, तो देखिए छोटी सी ये पोएम की लाइन भी बन गई और एक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी रेज कर दिया, राइट। एक तरह से कोटेशन से भी होगी, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, इज देयर एनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से छोटे छोटे से फ्रेजेस, छोटे छोटे से पोएम की लाइंस या कुछ कोटेशंस हो सकती हैं फेमस सी, आप उन्हें हैंडी का मतलब याद रखिए हमेशा, ताकि क्योंकि जनरल थीम के ऊपर ही ज्यादातर पैराग्राफ पूछा जाता है, राइट, सोशल कंसर्न के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग पूछा जाता है, तो आप वो चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर है अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना है। आपको पता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो एक सिंगल टॉपिक के ऊपर लिखा जाना है। इसके अंदर क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके सपोर्ट में डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फाइनली उसको कंक्लूड कर देना है। दैट्स इट, आप इतना ही कीजिए, आप चीजों को रिपीट मत कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। आपको अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। सपोज कीजिए कई बार क्या होता है कि आप ग्लोबल वार्मिंग पर लिखने के लिए आपको पैराग्राफ मिला है। अब ग्लोबल वार्मिंग पर लिखते लिखते आप उसके बारे में बताओगे क्या है, आप उसके कॉजेस बताओगे, इफेक्ट्स बताओगे। सपोज कीजिए कॉजेस बताते बताते आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर आ गए, वो भी ठीक है, लेकिन फिर हो सकता है कि आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर बहुत ही डिटेल में चले जाओ और फिर उसके बाद आप अपने टॉपिक से डेविएट हो जाओ। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। अगर आप जिस टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माइंड में उस टॉपिक को पूरी तरह से रखें और फिर उसके बाद जो भी डिटेल्स आप दें सभी उसी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। मेक स्मॉल सेंटेंसेस। क्यों बताया मैंने आपको कि स्मॉल सेंटेंसेस लिखने हैं? देखिए स्मॉल सेंटेंसेस लिखने के दो फायदे हैं। स्मॉल सेंटेंसेस अगर आप यूज करते हैं तो एक तो ये बात है बेटा कि आपसे कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, राइट। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं यदि आप स्मॉल सेंटेंसेस बनाते हो तो। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपके सेंटेंसेस काफी लंबे हैं तो वो जैसे रीडर्स जो हैं उनको बड़े अटपटे लगते हैं पढ़ने में और समझ में कम आ पाते हैं, राइट। और हो सकता है कि आप भी लिखते समय उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो। तो टू अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड टू मेक योर सेंटेंस clear and logical for the readers to understand, you should make small sentences in your paragraph. Next is make sure you double check for grammatical accuracy and spellings for this. Okay, मैंने जस्ट आपको बताया कि हमें grammatical mistakes नहीं करनी है, spelling mistakes नहीं करनी है, right? तो double check कीजिए आपकी आप कोई भी grammatical accuracy, grammatical mistakes नहीं कर रहे हो या spelling mistakes नहीं कर रहे हो, right? Underline all the important points. क्योंकि देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर और आपके जो मार्क्स हैं कितने अच्छे थॉट्स हो चाहे आपके, लेकिन अगर इस तरह से वोकैबुलरी में आप अगर कुछ गलती करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। एंड ये देखिए अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या मतलब है कि बहुत सुंदर लगेगा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पैराग्राफ में उन्हें अंडरलाइन कर देते हो। तो चलिए एक बार फिर से मैं इन्हें रीड कर देती हूँ आपके लिए एंड फिर हम सॉल्व करेंगे बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए। ऑलवेज कीप अ फ्यू जनरल कोट्स हैंडी। कुछ कोटेशंस आप याद रखिए, छोटे छोटे से पोएम्स आप याद रखिए, बहुत अच्छा लगता है अगर आप इनसे बिगिन करते हो तो अपने पैराग्राफ को। अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं करना है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे सेम चीज को, अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। मेक स्मॉल सेंटेंसेस, मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स को करेक्ट रखिए, उन्हें चेक करते रहिए एंड ट्राई टू अंडरलाइन all the important points so that your presentation is very beautiful in paragraph writing. Now, let us revise what we have done till now. जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले
आपको प्रोवाइड करनी है हेडिंग या टाइटल अपने पैराग्राफ में, एंड ये मैंने आपको बताया था एग्जाम में दी हुई होगी, वहीं से लेनी है। फिर सेकेंड थिंग इज वी हैव टू राइट द बाय लाइन, a line having the writer's name. Next is body, that is the main part of the paragraph. It should have 3 parts: topic sentence, detailed description, and concluding part. Finally, we have to conclude ending of the paragraph with the opinion or recommendation, anticipation, or an appeal, which I just told you that your paragraph should end on a positive note. Now, keeping in mind all these points, we will solve now previous year's boards question, okay, and it is for class 12. यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं previous year's boards class 12 के चारों सेट्स में, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पैराग्राफ राइटिंग पर बेस्ड, वो प्रोवाइड किए हैं। देखिए, फर्स्ट सेट जो था आपका सेट ए, उसमें था इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पर पूछा हुआ था। सेकेंड इज नीड टू बैन पॉलीबैग्स, थर्ड इज इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। एंड आज के इस लेसन में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इस टॉपिक पर एक सॉल्व्ड पैराग्राफ यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपका टाइटल लिख दिया है, हेडिंग लिख दी है, एंड ये हेडिंग आपको जस्ट एज इट इज एग्जाम में दी हुई थी। अब बायलाइन में यहाँ पर मैंने बाय एबीसी लिखा है क्योंकि हमें पेपर में जो राइटर है उसका नाम नहीं दिया हुआ था। एंड हियर गोज योर पैराग्राफ। Yoga helps in controlling the body, mind and soul. It creates a balance of physical and mental discipline to calm the body and mind. It helps in managing stress and anxiety and helps you stay comfortable. Yoga posture power is known for the development of flexibility and self-confidence in the body. Yoga sessions mainly include exercise, meditation and yoga posture, which strengthens various muscles. It is a good option to avoid medicines, which is harmful to our mental and physical health. अब देखिए, पैराग्राफ राइटिंग की बात कर रहे हैं, राइट? पैराग्राफ राइटिंग में आप एक ही पैराग्राफ के अंदर अपने व्यूज को रन करते हो, तो यू डोंट नीड टू चेंज द पैराग्राफ हियर। लेकिन आप सपोज कीजिए कि कई बार क्या होता है कि आप किसी और टॉपिक पे चले जाते हो अपने पैराग्राफ को लिखते समय, तो वहां पर आप अपने पैराग्राफ को चेंज भी कर सकते हो। जैसे बॉडी को डेवलप करने के लिए मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, राइट? तो आप चाहो तो इसमें 3 अलग अलग बाइफिकेशंस कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट आप अपने माइंड में रखना, लिखते समय आप एक ही पैराग्राफ को फॉलो करना, राइट? One of the main benefits of practicing yoga is that it helps in reducing stress. Yoga is a very useful exercise which is very easy to do, and it helps to get rid of some serious health problems which are common in today's lifestyle. अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन करनी है, फिर अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और फिर हमें उसे अच्छे से कंक्लूड करना है, मैंने वही सब चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ये जो स्टार्टिंग की मेरी 2 to 3 लाइंस हैं, ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं यहाँ तक, ये जो कंफर्टेबल तक, ओके? कि योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल. इट क्रिएट्स a balance of physical and mental discipline to calm the body and mind. It helps in managing stress and anxiety and helps you to stay comfortable. एंड इसके बाद फिर हमने जो हमारा योगा के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, एंड फाइनली ये हमारा कंटिन्यू होगा। और फिर उसके बाद ये जो हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, योगा इज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज विच इज वेरी इजी टू डू एंड इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ, यहाँ से देखिए, सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन इन टुडेज लाइफस्टाइल। ये जो हमारा है ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। तो इस तरह से बॉडी को डेवलप करने के लिए आपको ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। एंड ऑफ कोर्स अब जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे तो पैराग्राफ लिखते समय कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स राइटिंग अ पैराग्राफ नीड्स क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ reading. Okay, you have to cultivate the habit of reading. आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप मैगजीन्स पढ़िए, राइट? फिर उसके बाद आप उनको पढ़ के उनके बारे में एनालाइज कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो किस तरह से है। ओके, आप अपने ओपिनियंस रखिए उस बारे में, आप ऑब्जर्व कीजिए फैक्ट्स को डिटेल में, और फिर उसके बाद यू मस्ट पोजेस सम गुड वोकैबुलरी। आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास क्रिएटिविटी होगी, ओके, रीडिंग की स्किल्स होंगी, आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होगी, ओके, तो आपके पास बहुत ही अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी सब्जेक्ट की,
और इस तरह से आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि राइटिंग अ पैराग्राफ नीड्स क्रिएटिविटी, गुड वोकैबुलरी, गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल टू ऑर्गेनाइज आइडियाज। तो इस तरह से आप अपने खुद के व्यूज को, ओपिनियंस को, आर्ग्यूमेंट्स को, बहुत अच्छी सी सब्जेक्ट की नॉलेज अगर आपके पास है तो जितने भी आपके पास थॉट्स हैं उनको वेल स्ट्रक्चर्ड वे में एक पैराग्राफ के हिसाब से लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीवियस ईयर के हमारे बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो 4 सेट्स के थे। एक तो टॉपिक रिपीट हो रहा था हमारा, ओके, एंड 2 टॉपिक्स अलग से थे। तो आपको अब पैराग्राफ लिखने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, नीड टू बैन पॉलीबैग्स और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। दिस इज योर होम असाइनमेंट और आप इसे सॉल्व करेंगे एंड अपने कंसर्न्ड इंग्लिश टीचर से चेक कराएंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेसन। Thank you so much for watching. Wish you all the very best. May God bless you. Thanks once again.